अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान ने अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं और इन ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम भी दस्तयाब होंगे और इसमें मोहम्मद रिजवान भी होंगे बतौर कैप्टन। वो स्क्वाड का हिस्सा हैं और अब देखना यह है कि ये टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन ऐसे में जहां पाकिस्तान ने तीन T20 मैचेस की सीरीज़ अपने नाम की 2 मैचेस जीते और उसके बाद अब ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, वहीं पर अब इतलात आ रही हैं और बात हो रही है। गुज़श्ता दिनों जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बाबर आजम से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद से मुसलसल कहीं ना कहीं से ये डिबेट चल रही है कि क्या बाबर आजम अब इन फ्यूचर आपको T20 में वापस नज़र आएंगे, क्या उनकी वापसी के रास्ते खुल रहे हैं, क्या दरवाजे दोबारा से T20 के लिए खोले जा रहे हैं, क्या चेयरमैन पीसीबी ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि उनको T20 में वापस लिया जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और खबर आती है कि फ़खर जमान इंजर्ड होते हैं, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शायद फ़खर जमान अगर एशिया कप के लिए दस्तयाब ना हुए तो उनकी जगह पर बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। बाबर आजम की वापसी हो सकती है और उससे पहले साफरी की सीरीज़ में भी उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन इन्हिसार इस चीज़ पर है कि अगर वही बाबर आजम जिनको T20 में वापस लाने के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात को लेकर कुछ ऐसी खबरें निकल रही हैं, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि उनकी वापसी मशरूत होगी अभी हालिया 3 ओडीआई मैचेस पर। अगर ओडीआई मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ही बाबर आजम वापस आ सकते हैं, अदरवाइज बाबर आजम के लिए मुश्किलात होगी। अगर बात करें बाबर आजम की तो बाबर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से 2024 में जो 23 मैचेस खेले T20, 738 रन बनाए, एवरेज उनकी 33 की थी, स्ट्राइक रेट 133 का था और 6 50 30 सेंचुरी कोई भी नहीं है। तो वो बाबर आजम क्या वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर ओडीआई सीरीज़ को लेकर क्या चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान के मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सदीक साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आज की डिबेट का यहाँ से आगाज़ करते हैं कि बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी की जो मुलाकात हुई उस हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खबरें हमारे तक भी पहुँच रही हैं ज़राए से। आखिर उस मुलाकात के बाद कोई रास्ता निकल है बाबर आजम की वापसी का? देखें, जाहिर मुलाकात के बाद काफ़ी चमगोइयाँ तो हुई हैं क्योंकि जल्दी पहुंचे बाबर आजम भी वहाँ पे रिजवान के साथ। हालांकि अगर हम देखें तो वनडे सीरीज जो है वो वेस्ट इंडीज़ में है, तो वेस्ट इंडीज़ ही इस टीम को जाना चाहिए था, लेकिन पहले वो पहुंचे, उसके बाद मोहसिन नकवी भी वहाँ पहुंचे, मुलाकात हुई। तो जाहिर है वनडे कप्तान से मोहम्मद रिजवान क्रिकेटिंग मामला पर बातचीत हुई थी। लेकिन जो बाबर आजम का रास्ता हमवार हो रहा है वो तो फ़खर जमान की इंजरी से मैं समझता हूँ कि हो रहा है कि फ़खर जमान जो कि बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, मतलब अब फिर वो इंजर्ड हुए हैं, तो आपको जाहिर है फिर वर्ल्ड कप के लिए या उनकी एशिया कप के लिए या फिर ये जो ट्राई सीरीज है उसके लिए आपको कोई मतबादिल प्लेयर तो चाहिए। उसके लिए अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट पर नज़र डालते हैं तो आपके बाबर आजम है जो सुइटेबल नज़र आ रहे हैं अभी इस सिचुएशन के ऊपर। तो लेट्स सी कि वो वनडे सीरीज में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बड़ा ये मैटर करेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इन 3 वनडे मैचेस में, तब जाके उनकी वापसी जो है वो मुमकिन हो सकती है इस T20 टीम में। अच्छा, हमने T20 सीरीज़ देखी पाकिस्तान की, बांग्लादेश पाकिस्तान आया तब भी आपने देखा पाकिस्तान बांग्लादेश गया, जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने। अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम जीते लेकिन कैसे खेलते रहे सब आपने देखा है। आपको लगता है कि वैसे इस स्क्वाड में बाबर आजम की ज़रूरत है? वैसे देखिए, मैं एक चीज़ मैं पहले भी बात की कि आप बॉलर्स को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अब इतलात ये हैं कि बाबर आजम को कहीं ना कहीं वापस लाने के हवाले से सोच विचार पाई जा रही है और साथ में उस मुलाकात का हवाला दिया जा रहा है जो चेयरमैन पीसीबी के साथ कुछ ही दिनों पहले उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने PSL 2025 में मैचेस खेले हैं, 10 रन उनके 288 हैं, हाई स्कोर उनका 94 है, एवरेज उनकी 36 की है, स्ट्राइक रेट उनका 128 का है और 3 50s भी स्कोर की हैं बाबर आजम ने PSL 2025 में। तो सवाल यह है कि जब वो वापस आएंगे तो उनके हवाले से क्या अच्छा तासुर पैदा होगा? हर बार क्रिटिसाइज़ होता है कि यार फ़लाँ को क्यों वापस ले लिया। हमारे साथ इमरान सदीक साहब मौजूद हैं। इमरान, अगर ऐसा हो जाता है कि बाबर आजम को अभी जो साफरी की सीरीज़ है उसमें उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो आप नहीं समझते कि अगर हम ये कहते हैं कि जी पैमाना ये होना चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक में किसी ने अच्छा परफॉर्म किया हो, जब ड्रॉप होता है तो उसको उसी सूरत में वापस लाया जाए जब वो वहाँ पर कोई अच्छा परफॉर्म करके आए, आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे। तो आप समझते हैं कि ये PSL की इस परफॉर्मेंस की बेस पर उनको वापस ले लेना चाहिए, कोई तनकीद नहीं होगी, या फिर ये ठीक है मेरिट पर होगा ये सब?
देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस या डोमेस्टिक क्रिकेट के रूल जो हैं वो उस पर अप्लाई होंगे जिसने खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में साबित नहीं किया। सही। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी जी। मोहम्मद नवाज की, जिस तरह से उनको टीम में वापस लाया गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, लेकिन वो खुद को प्रूव पहले कर चुके थे। कंडीशंस उनको मिली एक मरतबा, फिर उन्होंने खुद को प्रूव किया, मैन ऑफ द सीरीज बन गए। तो ये हम भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसमें इसमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं है कि हमने बहुत क्रिटिसाइज किया कि यार ये मोहम्मद नवाज को क्यों टीम में शामिल किया, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित करके बिल्कुल टीम ऐसे ही। मैनेजमेंट के जो है वो ट्रस्ट पे पूरा उतरे और मैन ऑफ द सीरीज बने। तो इसी तरह बाबर आजम को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है डोमेस्टिक में कि उनकी रन किए हैं उन्होंने या नहीं किए हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कंडीशन, अब देखिए दो राय हैं यहाँ पर जी। पाकिस्तान में बाबर आजम को लेके कि क्या उसको T20 टीम में होना चाहिए, और एक तबका कहता है कि नहीं होना चाहिए। हालांकि जिस तरह हमने पहले अभी जिक्र किया है कि आपको अगर कंडीशंस में बाबर आजम की जरूरत पड़ रही है तो उनको खिलाएं, और अगर कंडीशंस आपको ये डिमांड कर रही है कि आप बाबर आजम की जगह एक यंगस्टर को टीम में डाल लें तो उनको भी खिलाएं। तो ये यही होना चाहिए, जिस तरह बॉलर्स के साथ हो रहा है उसी तरह अगर आप बैटर्स के साथ करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी मैं समझता हूँ दोनों तरफ से शिद्दत दिखाई जाती है। जो बाबर आजम के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी ये डिमांड की जाती है कि उसको हर मैच में खिलाया जाए, और बाबर आजम के जो मुखालिफ हैं उनकी तरफ से ये डिमांड की जाती है कि उसको T20 टीम से मुकम्मल तौर पर जो है वो बाहर कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ दोनों ही थोड़े से एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आप आज जहां आपको बाबर आजम लगता है कि यार हम इसकी इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसकी जो बैटिंग टेक्निक है उससे फायदा उठा सकते हैं, वहां आप उठाएं उससे फायदा। जहां आपको पता है कि यहाँ पर इसका जी जी। स्ट्राइक रेट जो है वो कम रहेगा, वहां पर आप उसको, ये बात बाबर आजम से होनी चाहिए, उनको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को आपने अभी ट्रायल सीरीज में खिलाया और अगली सीरीज अगर आपकी लेट सपोज के इंग्लैंड में, तो अगर आपने इंग्लैंड से ड्रॉप कर दिया तो बाबर आजम को भी नहीं पता हो कि उनको क्यों ड्रॉप किया। ये पूरी क्लैरिटी के साथ बाबर आजम से भी बात होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट से भी बात होनी चाहिए कि यार जहां जहां पर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर हम आपको खिलाएंगे। अगर फास्ट ट्रैक और जहां पर रन 200 होंगे, जहां पर पार स्कोर 220 होगा, वहां आपकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सलमान अली आगा ऑलरेडी एंकर हैं टीम में। वो अगर आप दो एंकर टीम में डाल देंगे 220 की पिच पर तो फिर आपको मुश्किलात होंगी। एक तो चल सकता है, दो नहीं चल सकते। तो अच्छा। क्लैरिटी के साथ, और मुझे लगता है कि माइक जी। हैसन करेंगे इस पे काम, और कर भी चुके होंगे आई थिंक, या करेंगे जो भी है, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी के साथ वो चीजों को साथ लेकर अच्छा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमेशा एक ही फ्रेम में डिस्कस होते हैं, दोनों पर सेम क्रिटिसाइज होता है, सेम तनकीद होती है कि इनका जो स्टाइल है खेलने का T20 को सूट नहीं करता है, ये पावर प्ले का सही उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो बाबर पर तो डिस्कशन हो रही है, जैसे आज के प्रोग्राम में भी हमने बात की है, उस पर उनकी वापसी के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ बात चल रही है। तो क्या मुमकिन है, क्या आप समझते हैं कि रिजवान बिल्कुल ही मोहम्मद रिजवान को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरह से फैसला कर लिया हुआ है कि उनकी वापसी नहीं हो सकती T20 में? देखें ये तो अब थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि दो तीन रीजन है इसके जी पीछे। जी। एक तो आपके जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा है, ठीक है। जो कि खुद एक एंकर प्लेयर है। अगर आप बाबर आजम को टीम में डालते हैं तो दो एंकर हो जाएंगे, आप फिर रिजवान को टीम में तो किसी सूरत डाल ही नहीं सकते। दूसरा रीजन ये है कि जो आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें साइम है, हारिस है, हसन नवाज बड़ा ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और मिडिल ऑर्डर में आके वो यहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो तीन चार जो आपको यंगस्टर्स मिले हैं, मेरा ख्याल है इन पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, भले ये फेल हो, इन पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए, इनको थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। जितना वक्त आपने रिजवान, बाबर को और दीगर प्लेयर्स को दिया उतना देना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बाबर आजम की बात है, पॉसिबल है, लाइकली है कि वो कम बैक कर सकते हैं T20 की टीम में, लेकिन जहाँ तक मोहम्मद रिजवान की बात है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की T20 टीम में, अनलेस के जब तक सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन है, जब तक वो वापसी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, कुछ बात करते हैं हम ODI स्क्वाड के हवाले से और ODI सीरीज़ के हवाले से, चूँकि बाबर आजम भी उसमें होंगे, मोहम्मद रिजवान भी उसमें होंगे। वेस्ट इंडीज़ से हमने T20 सीरीज़ तो जीत ली, एक मैच हम हारे भी। आपको लगता है कि ODI सीरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, पाकिस्तान के लिए आसान होगी या फिर मुश्किल होगी? किस तरह की ये सीरीज़ आपको नज़र आ रही है? देखिए, वेस्ट इंडीज की अगर दोनों फॉर्मेट की अगर हम टीमें देखेंगे तो हम सब यही कहेंगे कि वेस्ट इंडीज T20 में ज्यादा डेंजरस टीम है, शॉर्ट फॉर्मेट में वो ज्यादा डेंजरस टीम है, ज्यादा अच्छे स्ट्राइकर हैं उनके पास। और आप देखें कि तीनों मैचेस में उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से कोई सीरीज जीती हो। लास्ट जो तीसरा मैच भी हुआ है वो भी बड़ा
मतलब थ्रिलिंग मैच था, अच्छा मैच था। उसके बाद पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की जी है। जी। हाँ, जहाँ तक वनडे की बात है, पाकिस्तान की टीम भी स्ट्रांग है वहाँ पर, और पाकिस्तान के जो वेस्ट इंडीज है उसकी टीम थोड़ी सी T20 के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ी सी वीक हमें टीम नजर आती है। तो स्ट्रांग फेवरेट होगा पाकिस्तान इस ODI सीरीज में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 3-0 से कामयाबी हासिल करनी चाहिए इस वनडे में। और जो जो प्लेयर्स वापसी के लिए मतलब जिनकी बातें हो रही हैं, या लाइक बाबर आजम है या दीगर जो भी प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ा इस सीरीज में मैटर करेगी। तो पाकिस्तान की तो कोशिश यही थी कि ये ना हो वनडे सीरीज, T20 में ही सारे मैचेस तब्दील हो जाए, क्योंकि एशिया कप भी T20 है, फिर ट्राई सीरीज है, फिर आपका T20 वर्ल्ड कप है। इस वजह से पाकिस्तान की टीम ही चाह रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज का इसरार था कि नहीं, वनडे सीरीज भी खेलनी है पाकिस्तान के साथ। तो उसकी वजह से ये वनडे सीरीज हो रही है। तो जिस तरह जो भी है क्रिकेट मिल रही है पाकिस्तान को, लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट मिल रही है, तो मुझे लगता है कि 3-0 से पाकिस्तान फेवरेट भी है और जीतना भी चाहिए 3-0 से पाकिस्तान सही। को। अच्छा, ये पाकिस्तान की T20 टीम और पाकिस्तान की ODI की टीम में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि दोनों टीमें बैलेंस टीमें तश्कील दी गई हुई हैं, स्क्वाड बनाए गए हुए हैं, या आपको लगता है कि ODI स्क्वाड में कुछ और तब्दीलियों की ज़रूरत थी? देखें, अभी जो जो ये नया स्क्वाड है, इसने बांग्लादेश से सीरीज खेली है जी जी। और वेस्ट इंडीज से सीरीज खेली। तो अभी इस T20 स्क्वाड को आप जज नहीं कर सकते जब तक आप किसी टफ ओपोनेंट के खिलाफ, लाइक मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ जब हम शारजा में खेलेंगे तो बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि वो बड़ा अच्छे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे। बड़ी जिंदगी उन्होंने वहाँ क्रिकेट खेली है, हमने भी खेली है, लेकिन उनके ज्यादा सूट इस वजह से करती है कि उनके पास अच्छे जो है वो स्पिनर्स हैं, हमारे से अच्छे स्पिनर्स उनके पास मौजूद है। गो के पाकिस्तान के पास भी अभी सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है, जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। लेकिन उस सिचुएशन में ये मैटर करेगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। और फिर जो आगे मैचेस होंगे बड़ी टीमों के खिलाफ, लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ 2026 में हमने जाना है, उसके बाद ही ये पता लगेगा कि ये टीम खड़ी हुई कहाँ है। अभी हमारे पास इतने बड़े मैचेस हमारे हुए नहीं है टफ ओपोनेंट्स के खिलाफ। एक जो टफ सीरीज हमें मिली उसमें हम हार गए बांग्लादेश के खिलाफ, जो बांग्लादेश में सीरीज थी, स्पिन विकेट वहां पे जो बनाई गई थी। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको टाइम भी देना पड़ेगा, जो भी भले वो नाकाम हो रहे हैं ये माइक हैसन, क्योंकि आपने सारे कोचेस ट्राई कर लिए हैं, मकामी भी कर लिए हैं, गैर मुल्की भी कोचेस कर लिए हैं, 6-6, 8-8 महीने में आप कोचेस को फारिग कर रहे हैं। तो वो इसी वजह से रिजल्ट की बुनियाद पर, तो रिजल्ट तो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकते अगर आप 6-8 महीने में किसी कोच को घर भेज देंगे या किसी हेड कोच को घर भेज देंगे। मेरा ख्याल है कोई भी रिजल्ट हो इन सीरीज का, आगे होने वाली फ्यूचर की सीरीज का, माइक हैसन से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होना चाहिए और क्लैरिटी के साथ वो सारा काम कर रहे हैं। हर प्लेयर्स को हमने देखा कि वो अलग अलग उन्होंने टारगेट दिए हुए हैं, किस प्लेयर को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस प्लेयर को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ऐसे कोचेस को, जो कि माने हुए कोचेस हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, माइक हैसन कोई छोटा नाम नहीं है, इनको पूरा प्रॉपर टाइम देना आप चाहिए। कह रहे हैं कि तभी पूरा हम प्रॉपर टाइम देना चाहिए, तभी उस तरह के नतीजे आएंगे जिस तरह की हम तवक्को करते हैं। और माजी में ऐसा होता रहा है कि हम पूरा टाइम नहीं देते और बहुत सारी तब्दीलियां करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक तरह से खिलवाड़ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान सदीक साहब हमारे साथ मौजूद। और आज के शो में हमने बात की है खासतौर पर बाबर आजम के हवाले से। चेयरमैन PCB से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि शायद बाबर आजम को वापस लिया जाए T20 स्क्वाड में। देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।